नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र को संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है राजस्थान के अफवाह तंत्र को? तो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आ जाता है हमारे अरब सागर, दूसरा आ जाता है अंतः प्रभावी नदियाँ, और तीसरा है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो हमारे राजस्थान में अरब सागर में कितना परसेंट जल जाता है, अंतःप्रवाही नदियाँ कितना परसेंट जल को अपवाहित करती है, और बंगाल की खाड़ियों की नदियाँ, जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जाती है वो कितने परसेंट जल को लेकर जाती है। तो अरब सागर में जो नदियाँ जाती है वो 17% जल को लेकर जाती है। अंतःप्रवाही जो नदियाँ हैं वो 60% जल का हिस्सा उनके अंदर आता है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर 30% हिस्सा आता है। मैप के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारा राजस्थान का मैप। इसमें जो घग्गर नदी है वो यहाँ पर ऊपर की साइड में गंगानगर और हनुमानगढ़ में अपवाहित होती है। ये बाह्य बेसिन आ गया पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र, और जो लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र है वो ये पीले कलर के अंदर है। इसी प्रकार जालोल के नाले यहाँ पर आ जाते हैं, सुकड़ी नदी यहाँ पर आ जाती है, बनास नदी पश्चिम बनास यहाँ पे, साबरमती नदी यहाँ पर आ जाती है। माही नदी का अफवाह क्षेत्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप के आधार पर, और बनास नदी का अफवाह क्षेत्र ये यहाँ पर है, भीलवाड़ा उदयपुर वगैरह। और चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र दक्षिण पूर्व में राजस्थान में देख सकते हैं। ये हमारे राजस्थान की पूर्वी नदियाँ आ गई, जो कि साबी, रूपाली, बाणगंगा, गंभीर और पार्वती नदी आ जाती है। पार्वती नदी धौलपुर में है, गंभीर नदी करौली में है, बाणगंगा जयपुर और भरतपुर में है, रूपाली और साबी जो कि नदियां हैं ये जयपुर और अलवर में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। अब हम इनका डिटेल के मतलब विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी नदी का क्या है, क्या अफवाह तंत्र है। राजस्थान को या अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है। अरावली को क्या जाना जाता है? तो अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अरावली राजस्थान के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से भागों में बांटती है? तो पहली है पूर्व में जो प्रवाहित होती है नदियाँ वो बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम में प्रवाहित होती है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसलिए राजस्थान के जो अफवाह तंत्र है उसको 2 भागों में बांटकर हम समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में अफवाह अंतः प्रवाही नदियाँ सर्वाधिक है। तो राजस्थान में जो नदियाँ हैं उनमें सर्वाधिक नदियाँ कैसी है? तो वो अंतः प्रवाही नदियाँ हैं, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। भारत के कुल सतही जल का या नदी जल का राजस्थान में जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है? 1.16%। जो भारत का कुल सतही जल या नदी जल है उसमें राजस्थान का कितना परसेंट आता है? तो 1.16% भाग आता है। भारत के कुल भूमिगत जल का राजस्थान में 1.69% आता है। तो भारत में जो भी कुल शुद्ध जल जो उपलब्ध है उसका राजस्थान में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 1.69% पाया जाता है। अगर कुल सतही जल या नदियों के आधार पर पूछे तो 1.16%, और कुल भूमिगत जल के बारे में पूछे तो 1.69% भाग है। राजस्थान में कुल नदी बेसिन 15 हैं और उप बेसिनों की संख्या 58 है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में कुल नदी बेसिनों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में कुल नदी बेसिनों की संख्या 15 है, और जो उप बेसिन है नदी के उनकी संख्या 58 है। अब आ जाती है हमारे पहले प्रकार की नदियाँ, तो वो है अरब सागर की नदियाँ। अरब सागर की नदियों में कौन कौन सी नदी शामिल है? तो पहली आ जाती है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, पहली है हमारी सबसे बड़ी लूनी नदी। उसके बाद में दूसरी आ जाती है माही नदी, तीसरी पश्चिम बनास, और चौथी साबरमती नदी। ये 4 मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में
अरब सागर की में अपना जल डालती है। अब इनमें भी मुख्य तौर पर हम पहले समझने का प्रयास करते हैं कि लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है और कैसे होता है, चलो जानने का प्रयास करते हैं। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ में से होता है। कहाँ से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से। और इसका संगम या इसका जो अंतिम बिंदु है वो कहाँ पर है? तो है कच्छ का रण, गुजरात के अंदर है। कच्छ की खाड़ी नहीं है, कच्छ का रण है जो कच्छ की खाड़ी से थोड़ा सा ऊपर उत्तर की तरफ पाया जाता है। तो लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 495 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो 350 किलोमीटर या 350 किलोमीटर लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई है। इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन से जिले में है? तो ये अजमेर से तो निकलती है, अजमेर से निकलने के बाद पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में ये प्रवाहित होती है। मतलब इसके जो प्रवाहित के जिले लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं? तो मुख्य तौर पर इसमें 6 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले शामिल हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है लूनी नदी की? तो पहली है सुकड़ी, दूसरी है बांडी, तीसरी नदी आ जाती है खारी, चौथी जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी और गुहिया। यह हमारी लूनी नदी की मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें एक जो मुख्य नदी जो कंफ्यूज करती है या जो क्वेश्चन आता है वो हो जाता है सागी का। कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है साबी। क्या लिखा हुआ जाता है? साबी। तो साबी एक अंतःप्रवाही नदी है जो कि जयपुर में जयपुर उत्तरी जयपुर से उसका उद्गम होता है, जो अलवर में प्रवाहित होती है, हरियाणा में विलुप्त होती है। और यही एकमात्र नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और अपना जल दूसरे राज्य में गिराती है। तो ये कौन सी नदी है? तो वो साबी नदी आती है। अब मुख्यतः देखते हैं लूनी नदी की मुख्य नदी आ जाती है जोजड़ी। कौन सी? जोजड़ी। एकमात्र नदी है जोजड़ी, लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी। जो लूनी के अंदर दाईं ओर से मिलती है वो एकमात्र नदी जोजड़ी है, जिसका उद्गम नागौर से होता है। दूसरी आ जाती है बांडी नदी, इसे रासायनिक नदी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यही आ गया कि रासायनिक नदी किसे कहते हैं? तो लूनी की सहायक नदी जो बांडी सहायक नदी है उसको रासायनिक नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी में रंगाई व छपाई उद्योग से आने वाला रसायन मिलता है। ये पाली के अंदर है, तो पाली के अंदर, पाली या जोधपुर के अंदर जो भी रंगाई छपाई के उद्योग है उनका जो रसायन होता है उसको बांडी नदी में डाल दिया जाता है, इसलिए बांडी को रासायनिक नदी भी कहा जाता है। अब मैप के आधार पर देखते हैं, यह हमारे यहाँ से अजमेर से लूनी नदी का उद्गम हो गया है। लूनी नदी का उद्गम होने के बाद में यहाँ से अजमेर के नाग पहाड़ से, यहाँ से होने के बाद में इसकी जो पहली सहायक नदी है वो आ जाती है गुहिया। गुहिया और बांडी दोनों मिलके लूनी नदी में गिरती है। और दाईं ओर से एकमात्र नदी है जोजड़ी जो लूनी नदी में मिलती है। उसके बाद में सुकड़ी, जवाई, खारी और लास्ट में जो नदी मिलती है गंगा नदी लूनी नदी में, उसका नाम सागी नदी है। जो सागी नदी है वो अंतिम छोर पर इससे मिलती है। आगे देखते हैं, और ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। अब आ जाती है लूनी नदी की विशेषताएं क्या क्या है। तो लूनी नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसका पहला नाम है, इसको साबरमती नदी भी कहते हैं, लवणवती भी कहते हैं, आधी मीठी या आधी खारी नदी भी कहते हैं। और इसे अंतः सलीला या कालिदास के अनुसार इस लूनी नदी को क्या नाम दिया गया है? तो अंतः सलीला इसका नाम दिया गया है। रेल या नाडा क्या है? तो जालौर में लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को रेल या नाडा कहा जाता है। जालौर में जो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? उसको रेल या नाडा कहा जाता है। दूसरा आ जाता है बालोतरा, बाड़मेर। लूनी नदी के बाढ़ इसी क्षेत्र में आते हैं। जो लूनी नदी में जो बाढ़ आता है वो कौन से क्षेत्र में आता है? तो बाड़मेर के बालोतरा में आता है। बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है।
कहाँ कौन से स्थान के बाद में लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है? तो बालोतरा बाड़मेर के बाद में लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र या लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। आगे देखते हैं, 3 नंबर पर आ जाता है हमारे राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का जो योगदान है वो 10.40% है। राजस्थान का जो कुल अपवाह तंत्र है उसमें लूनी नदी का योगदान कितना है? 10.40% लूनी नदी का योगदान है। लूनी नदी मरु प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। जो मरु प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? लूनी नदी। अब लूनी नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं या कौन कौन सी बांध परियोजनाएं कार्यरत है? तो पहला है जसवंत सागर या पीचियाक बांध, जो कि लूनी नदी पर जोधपुर में बनाया गया है। कौन सा? जसवंत सागर या पीचियाक बांध भी जिसे कहते हैं, जो जोधपुर में बनाया गया है। दूसरा आ जाता है बाकली बांध, जो कि सुकड़ी नदी पर जालोर में बनाया गया है। बाकली बांध कहाँ है? बाकली बांध कहाँ है? सुकड़ी नदी पर है, जालोर में। हिमावास बांध बांडी नदी पर है, पाली में। और जवाई बांध जवाई नदी पर है, सुमेरपुर, पाली में। अब आ जाता है जवाई बांध। जवाई बांध के बारे में क्या क्या तथ्य हैं देखते हैं। यह पाली सुमेरपुर में स्थित है। जवाई बांध की जलापूर्ति पाली, जोधपुर, जालोर और सिरोही जिलों को की जाती है। जो जवाई बांध है उससे जवाई बांध से जो जल की आपूर्ति की जाती है वो 4 जिलों को की जाती है। कौन कौन से जिलों को की जाती है? पाली को की जाती है, जोधपुर को, जालोर और सिरोही को जलापूर्ति की जाती है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जब जवाई बांध में जल स्तर घटता है तो जो सही जल सुरंग है उससे उसकी जलापूर्ति की जाती है। नोट, सही सुरंग क्या है? तो ये राजस्थान राज्य की पहली जल सुरंग है जो उदयपुर से जवाई बांध तक जलापूर्ति करती है। कहाँ से? उदयपुर से जवाई बांध तक जलापूर्ति करती है और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? तो सही सुरंग है, जो कि उदयपुर से पाली तक है। आगे देखते हैं, दूसरी आ जाती है हमारी प्रमुख नदी माही नदी। माही नदी का उद्गम मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी, विंध्याचल, मध्य प्रदेश से होता है। इसका संगम कहाँ पर होता है या विलुप्त कहाँ पर होती है? तो इसका संगम खंबात की खाड़ी, गुजरात में होता है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। इसका अपवाद क्षेत्र बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। राजस्थान के 3 जिलों में इसका अपवाद क्षेत्र माही नदी का कहाँ कहाँ पर? पहला है बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा प्रतापगढ़। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो माही की सहायक नदी हैं राव, अनास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ एक बार फिर देख लेते हैं। पहली राव, अनास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम नदियाँ। अब हम मैप के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। ये आ जाती है हमारी माही नदी। माही नदी का उद्गम ये हो गया, उद्गम अमरेरू पहाड़ी, जिला धार मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम हो गया। यहाँ से ये प्रवाहित होती है, सबसे पहले प्रवेश करती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद में ये प्रवेश करती है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ से सीमा बनाती हुई उदयपुर, और उदयपुर के बाद में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब जो ये त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर के अंदर, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ? प्रतापगढ़ की जाखम नदी और उदयपुर की सोम नदी आकर माही नदी में मिल जाती है, और इसी स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है जिसे बेणेश्वर धाम कहा जाता है। और बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर में पाया जाता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है माही नदी? तो खांदू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में माही नदी का प्रवेश माना जाता है। अब देखते हैं माही नदी के उपनाम। माही नदी के कौन कौन से उपनाम हैं? तो पहला है आदिवासियों की गंगा, दूसरा है कांठल की गंगा, तीसरा है वांगड़ की गंगा, और इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं माही नदी पर?
तो पहला है बेणेश्वर धाम, जो कि नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ पर सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर भरता है? तो बेणेश्वर धाम, नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर इसका स्थान भरता है। इस मेले में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है, जो सर्वाधिक जनजाति भाग लेती है या सम्मिलित होती है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, तो वो भील जनजाति है जो सर्वाधिक यहाँ पर आती है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा सुजलाम सुफलाम परियोजना। सुजलाम सुफलाम परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो ये माही नदी पर एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसको सुजलाम या सुफलाम परियोजना कहते हैं। माही नदी में सफाई के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसको सुजलाम सुफलाम परियोजना बोलते हैं। सुजलम परियोजना दूसरी आ जाती, एक तो आ गया सुजलाम सुफलाम परियोजना जो कि माही नदी का कार्यक्रम है जिसको सफाई के लिए चलाया गया है। दूसरा आ जाता है सुजलम परियोजना। बाड़मेर में BARC मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो ट्राम्बे महाराष्ट्र का पहला है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उसमें बाड़मेर में BARC द्वारा चलाई गई परियोजना है। मतलब बाड़मेर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र द्वारा चलाई गई परियोजना को क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है सुजलम परियोजना। कहाँ पर है? बाड़मेर में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। कौन सी नदी है? तो हमारी जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र माही नदी है। मैप के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं, ये हमारी आ गई पृथ्वी, ये आ गई हमारी कर्क रेखा, दूसरी आ गई भूमध्य रेखा और तीसरी है यहाँ पर मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है उसको एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी है? हमारी माही नदी। दूसरी आ जाती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है कांगो या जायरे नदी। तीसरी आ जाती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। मकर रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी। तो पहले कर्क रेखा को कौन सी नदी काटेगी 2 बार? माही नदी। भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। आगे देखते हैं, पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु आ जाता है माही। माही नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। माही नदी हमारे राजस्थान में दक्षिण की तरफ से प्रवेश करती है और पश्चिम की तरफ से बाहर निकलती है। अब इस माही नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? पहला मुख्य बांध आ जाता है माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में है। दूसरा आ जाता है कागदी पिकअप बांध, ये भी बांसवाड़ा में है। तीसरा आ जाता है कडाड़ा बांध, गुजरात में है, जो कि माही नदी पर है। तीसरा बांध आ जाता है सोम कागदर परियोजना, ये उदयपुर में है माही नदी पर। और पांचवा आ जाता है सोम कमला अम्बा, जो कि डूंगरपुर में है। और जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जो कि माही नदी के अपवा क्षेत्र में आता है। अब इनमें पहला आ जाता है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये स्थित है। इसकी कुल लंबाई 3109 मीटर इसकी कुल लंबाई है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा हो गया? तो माही बजाज सागर बांध हो गया। जबकि आदिवासी क्षेत्र व दक्षिण राजस्थान में जो सबसे बड़ी परियोजना है यही है। कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। आदिवासी क्षेत्र व दक्षिणी राजस्थान में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना ही सबसे बड़ी परियोजना है। दूसरा आ जाता है जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ पर है? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में जाखम बांध स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। कहाँ पर? माही नदी पर। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। ऊंचाई 81 मीटर। तीसरा आ जाता है, तीसरी मुख्य नदी आ जाती है हमारे पश्चिमी बनास नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम पश्चिम बनास का नया थानवारा गांव सिरोही से पश्चिम बनास का उद्गम होता है। इसका संगम जो कहाँ पर होता है? तो लिटिल रन या कच्छका रन गुजरात में इसका संगम होता है। पश्चिम बनास की कुल लंबाई तो 226 किलोमीटर है और अफवाह क्षेत्र कहाँ पर है पश्चिम बनास का? तो ओनली सिरोही जिले के अंदर पश्चिम बनास का
अफवाह क्षेत्र पाया जाता है। पश्चिम बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? कुकड़ी, सूकली और सीपू नदी। जो कुकड़ी, सूकली या सीपू नदी पश्चिम बनास की सहायक नदियां हैं। दो मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी? कुकली और सूकली। सूकली को सीपू नदी भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे आबू और सिरोही, जो कि आबू सिरोही में है और दिशानगर गुजरात में है। ये पश्चिम बनास नदी के किनारे पर स्थित है। तो पश्चिम बनास नदी के किनारे पर कौन कौन से स्थान स्थित है मुख्यतः? तो आबू सिरोही और दिशानगर गुजरात जो है वो शहर पश्चिम बनास नदी के किनारे पर स्थित है। मैप के आधार पर भी आप देख सकते हैं पश्चिम बनास नदी को, ये सिरोही से इसका उद्गम होता है, नया सानोरा गांव से, और ये लिटिल रन में जाकर संगम हो जाता है या विलीन हो जाती है। अब आ जाती है चौथी हमारी नदी आ जाती है पश्चिम अरब सागर की, वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम पदराना हिल्स उदयपुर से होता है और इसका जो संगम होता है वो होता है खंबात की खाड़ी गुजरात में इसका संगम होता है। साबरमती नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में से मात्र 45 किलोमीटर साबरमती की लंबाई पाई जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र उदयपुर में है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है साबरमती की? साबरमती की सहायक नदियाँ हैं वेत्रक, सेई, हथमती, मेसवा, मानसी, वाकल और माजम नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं? वेत्रक, सेई, हथमती, मेसवा, मानसी, वाकल और माजम नदियाँ। ये साबरमती की मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं हमारी साबरमती नदी की? तो इसकी पहली विशेषता आ जाती है कौन कौन से शहर साबरमती के किनारे पर स्थित हैं? तो गुजरात का अहमदाबाद, साबरमती, गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। कौन कौन से? गुजरात के मुख्यतः 3 शहर हैं जो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। गुजरात का एक शहर तो कौन सा है? डीसा, जो कि पश्चिम बनास के किनारे पर स्थित है, जबकि दूसरा अहमदाबाद, साबरमती और गांधीनगर जो शहर है वो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। साबरमती राजस्थान की वह नदी है जिसका मुख्य अफवाह क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। साबरमती नदी पर जो जल सुरंग है वो कौन कौन सी बनाई गई हैं? तो यहाँ पर 2 जल सुरंगें बनाई गई हैं साबरमती नदी पर। पहली है जल सुरंग सही जल सुरंग और दूसरी है मानसी वाकल जल सुरंग। सही जल सुरंग कहाँ से कहाँ तक है? तो यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। इसका विस्तार उदयपुर से पाली तक पाया जाता है और जलापूर्ति जवाई बांध को की जाती है। महत्व क्या है? तो ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। दूसरी आ जाती है हमारी मानसी वाकल जल सुरंग, जो कि साबरमती नदी पर है। इसका विस्तार उदयपुर में पाया जाता है और इसकी से जो जलापूर्ति की जाती है वो देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को इससे जलापूर्ति की जाती है। इसका महत्व क्या है? तो ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। क्वेश्चन यही आ गया। तो राजस्थान की सबसे पहली जो जल सुरंग है वो तो सही जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे पहली जो जल सुरंग है वो सही जल सुरंग है, जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी जो जल सुरंग है वो मानसी वाकल जल सुरंग है। तो दोनों सुरंग कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो ये साबरमती नदी पर बनाई गई है। साबरमती नदी से ये 2 जल सुरंगें निकाली गई हैं। मैप के आधार पर देख लें, उद्गम पदराना पहाड़ी उदयपुर से हुआ है। गुजरात का गांधीनगर अहमदाबाद इसके किनारे पर स्थित है और खंबात की घाटी में इसका विलीन होता है। अब आ जाती है हमारी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियाँ, जो कि हम कल की क्लास में देखने का प्रयास करेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले जोश और जुनून के साथ, अगले पेशेंस और धैर्य के साथ, और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।